मिस्टर हेमल बोलते हैं कि यही तो समस्या है। एक्चुअली पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में, कि एल्सेस और लॉरेन के अंदर जो है जर्मन भाषा इम्प्लीमेंट हो गई है, फ्रेंच बंद होने वाली है। आज लास्ट लेसन है, तो मिस्टर हेमल अपना लास्ट लेसन दे रहे थे। तो वो सारे गांव वाले बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे और फ्रेंड्स को उन्होंने पुकारा था पार्टिसिपल का रूल सुनाने के लिए, जो सुना नहीं पाया था। तो उसके आगे का पार्ट सेकंड करते हैं। तो मिस्टर हेमल बोलते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है एल्सेस और लॉरेन के लोगों के साथ में, कि वो अपनी आज की लर्निंग को कल पर टालते हैं। और देखिए, कल कल करते करते आज हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि अब हमारे पास में हमारे आने वाला कल ही नहीं है। और अब जो लोग हम पर शासन करने वाले हैं, हमने उन्हें कहने का मौका दे दिया है कि अरे तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना तो तुम फ्रेंच ढंग से लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो, तो तुम काहे की फ्रेंच हुए यार? तो ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन हम उन लोगों को दोष क्यों दें? दोष तो दरअसल हमारा ही है, हमारा ही दोष है। धिक्कारने के लिए तो हम ही हैं। दरअसल ये हमारी ही गलती है कि आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, गलती सिर्फ इनके पेरेंट्स की नहीं है, गलती मेरी भी है। मिस्टर फ्रेंच बोलते हैं गलती उनकी भी है। और किस वजह से है? सबसे पहले वो पेरेंट्स को दोषी बताते हैं कि एल्सेस और लॉरेन के अंदर जितने भी फ्रेंचमैन रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स ज़्यादा एनेक्शियस थे कि बजाय अपने बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दिलवा करके किसी काबिल बनाए, उससे बेस्ट उनको लगा कि किसी मिल या किसी फार्म में काम करके वो एक्स्ट्रा इनकम दे करके फैमिली को सपोर्ट करें। और बात करें अगर मेरी, यानी कि मिस्टर हेमल अपनी बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी तो दोषी हूं, मैं कौन सा पाक साफ हूं। वो बोलते हैं कि अक्सर इन द स्टडी टाइम, यानी कि जब स्कूल रन कर रहा होता था, तो मिस्टर हेमल अपनी मर्ज़ी से कभी भी स्कूल की छुट्टी कर देते थे। कभी तो बच्चों को जो है पौधों को पानी देने भेज दिया करते थे, या फिर खुद स्कूल की छुट्टी करके मछली पकड़ने चले जाते थे। तो वो अपनी हिसाब से स्कूल की छुट्टी कर दिया करते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पार्ट था जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी भी गलती है, सिर्फ यहाँ के लोगों की गलती नहीं है, यहाँ के बच्चों की गलती नहीं है कि ढंग से पढ़ नहीं पाए। गलती तो मिस्टर हेमल ने अपनी भी मानी। तो उसके बाद वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और हमें इस फ्रेंच की हर हालत में रक्षा करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं कि याद रखिए, अगर किसी देश के लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाए, लेकिन अगर उस देश के लोगों की पकड़ अपने कल्चर पर है, अपनी लेगेसी पर है, तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी ने आपको जेल में तो डाल दिया हो, लेकिन उस जेल की चाबी आपके हाथ में दे दी हो। तो मिस्टर हेमल ने एक के बाद एक टॉपिक पर लेसन दिया। ग्रामर का लेसन हुआ, तो जो फ्रेंड्स वहाँ पर बैठा हुआ था बड़ा अमेज हो गया कि यार आज भी मिस्टर हेमल ने पढ़ाई करवाई है। तो आज जो मिस्टर हेमल ने पढ़ाया वो बड़ी आसानी से उनके समझ में आ गया। तो वो सोचता है कि शायद अब से पहले मिस्टर हेमल ने या तो इतने सुकून से कभी एक्सप्लेन नहीं किया, और या फिर अब से पहले हम लोगों ने, यानी फ्रेंड्स और बच्चों ने, इतने सुकून से उस चीज़ को समझा नहीं। लेकिन आज हर एक चीज़ बड़ी आसानी से उनके समझ में आ रही थी। तो मिस्टर हेमल को इस तरह से पढ़ाता हुआ देख करके फ्रेंड्स को लगा कि बेचारे मिस्टर हेमल जो है अपनी सारी की सारी नॉलेज आज एक ही क्लास में हम लोगों को दे देना चाहते थे। तो ग्रामर के बाद में एक लेसन होता है राइटिंग का। तो उस दिन मिस्टर हेमल अपने साथ में कॉपियाँ लेकर आए थे जिसमें गोल गोल सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रही थी। और डेस्क पर उस पर जब वह वर्क कर रहे थे सारे के सारे बच्चे, तो हवा के चलने से जो पेजेस उड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था फ्रांस के झंडे ही हो।
गज़ब का साइलेंस था वहाँ पर जब बच्चों का राइटिंग का सेशन चल रहा था। किसी भी बच्चे ने सिवाय राइटिंग के किसी और चीज़ को प्रेफरेंस ही नहीं दिया। केवल वहाँ जो आवाज़ आ रही थी वो थी पेन के स्क्रैच होने की आवाज़ पेपर के ऊपर। बीच में कुछ बीटर्स क्लास में घुस आए थे, लेकिन किसी ने भी बीटर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। इवन तो छोटे छोटे बच्चे थे जो फिश हुक्स को ड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने भी बीटर्स पर ध्यान नहीं दिया। मानो फिश का हुक जिसको ड्रॉ कर रहे थे वो कोई ड्राइंग नहीं बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज का कोई वर्ड हो। तो बीच बीच में जो है फ्रेंच मिस्टर हैमल को देख रहा था, तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बड़े उदास से बैठे हुए हैं। वो एक से दूसरी चीज़ को घूरे जा रहे हैं। तो उसे महसूस हुआ कि मिस्टर हैमल जो इस पूरी क्लास की छवि को आज अपनी आंखों में उतार लेना चाहते थे। तो बाहर जो है छत के ऊपर कबूतर धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। तो ये सुन करके हमारा फ्रेंड सोचता है, हे भगवान, क्या ये जर्मन जो अब आ रहे हैं यहाँ पर, क्या इन पशु पक्षियों को भी, खास तौर से कबूतरों को भी, क्या जर्मन भाषा में गुटरगू करवाएंगे? तो स्कूल का वो क्लासरूम 40 साल हो गए थे। 40 साल से मिस्टर हैमल यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। तो वो आज कुर्सी पर बैठे हुए थे और पूरी क्लास की छवि को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। एक से दूसरी चीज़ को मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर घूरे जा रहे थे, मानो इस पूरी क्लास की छवि को अपनी यादों में, अपने दिल में, अपनी आंखों में बसा करके ले जाना चाहते हो। तो 40 साल हो गए थे मिस्टर हैमल को यहाँ पर सर्विस देते हुए। 40 सालों में जो बदला है वो ये है कि जो गार्डन में जो पेड़ थे वो पेड़ जो है बड़े हो गए हैं। जो क्लासरूम की जो विंडोज़ हैं उन पर जो बेलें हैं वाइन से वो लिपट करके छत तक चली गई हैं, और गार्डन में वॉलनट के ट्रीज़ बड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ वो फर्नीचर जो 40 साल पहले यहाँ पर आया था, इन 40 ईयर्स के दौरान बच्चों के बैठने की वजह से घिस करके वो फर्नीचर जो है चिकना हो गया है। तो ये सब देख करके आज उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा होगा कि ये दरअसल सिर्फ स्कूल नहीं था, उनके जीवन का एक पार्ट था, एक ऐसा पार्ट था जिसको उन्होंने अपने बहुत हार्ड वर्क से सींचा था, और आज इसको छोड़कर जाते समय उनका दिल 1000 टुकड़े हो रहा होगा। क्लासरूम के ऊपर ही उनका लिविंग रूम था, तो वहाँ पर उनकी जो सिस्टर थी वो पैकिंग करके ट्रंक्स को इधर से उधर मूव कर रही थी। तो ट्रंक के ड्रैग करने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी, जो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा था कि एवरीथिंग हैज़ बीन रेडी, एवरीथिंग हैज़ बीन रेडी, सब कुछ तैयार था, और अब जो है उनको वो देश छोड़ के जाना ही था। अगले दिन हर हालत में उनको एल्सेस और लॉरेंस से निकल जाना ही था। लेकिन जाने से पहले मिस्टर हैमल में इतना साहस था कि वो जो है आखिरी फ्रेंच का लेसन दे करके जाए। तो राइटिंग के बाद एक लेसन होता है हिस्ट्री का, और उसके बाद जो क्लास में छोटे बच्चे बैठे हुए थे वो चैंट करते हैं प्राइमर बुक से, प्राइम जो फर्स्ट लेटर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ ABCD क ख ग घ आ ई ई, उसी तरह से फ्रेंच के जो प्राइमर लेटर्स हैं बा बे बी बो बो, तो सारे के सारे बच्चे जो है उसको चैंट करते हैं। तो पीछे जो ओल्ड होदर था वो भी अपने साथ एक प्राइमर की बुक लेकर के आया हुआ था, तो उन छोटे बच्चों के साथ में वो भी उन लेटर्स को रिसाइट करता है। तो उसके दिल में दुख था, पेन था, तो बोलते समय उसकी आवाज़ क्रैक हो रही थी और वो रो रहा था। तो ये कॉमिक सिनेरियो क्रिएट कर रहा था, जिसको सुन करके, देख करके हमारे फ्रेंड्स को थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन एट द सेम टाइम उसको रोना भी आ गया, क्योंकि वो जानता था ये जो भी कुछ हो रहा है ये आज आखिरी बार हो रहा है। आज के बाद ये फ्रेंच स्टडी नहीं होने वाली है। और वो बोलता है, मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है आज का वो लास्ट लेसन। सो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो चर्च में घड़ी थी जिसने 12 बजे का साइन दिया, और अब था टाइम एंजलस का। नो व्हाट इज़ एंजलस?
रोमन कल्चर में, रोमन चर्चेज़ में 12 बजे के समय जो प्रेयर ऑफ़र की जाती है या गाई जाती है उसी को बोलते हैं एंजेलस। तो अब टाइम था जो है एंजेलस का, तो उसी समय एट द सेम मोमेंट जो जर्मन फ़ौज थी वो जो है वापस लौट रही थी ड्रिल से, तो उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ क्लासरूम के खिड़की के बाहर से लाउड एंड क्लियर सुनाई देने लगती है। अब ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुन करके मिस्टर हैमेल का पूरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, वो घबरा गए और अपनी कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए। तो मिस्टर जो फ्रेंड्स है हमारा बच्चा, उसने देखा कि मिस्टर हैमेल आज हाइट में कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे, यानी उसको लगा कि हमारे घबराहट के शायद मिस्टर हैमेल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो वो जो है कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, तो इमोशंस की वजह से उनका गला चौक हो गया। तो उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, पीस ऑफ चौक लिया और बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिख दिया विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो उसके बाद वो रुके, बड़े रेस्पेक्ट से अपना सर जो है ब्लैक बोर्ड पे झुकाया और हाथ के जेस्चर से बिना एक वर्ड कहे उन्होंने इशारा किया क्लास में बैठे सभी को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को, कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है, मगर स्टार्टिंग में जो मैंने आपको थीम और वैल्यू बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछे थे वो थ्रू आउट द टेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर? अगर हम अपने देश के लिटरेचर पर ध्यान नहीं दें तो क्या होगा? पहले तो सवाल यही आता है कि लिटरेचर होता क्या है। देखिए, किसी भी देश के इतिहास को, उसके कल्चर को, उसके रिचुअल्स को, उसकी लेगेसी को जब हम पेंड कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं, वही डॉक्यूमेंट लिटरेचर कहलाता है। खाली काव्यात्मक चीज़ों का संग्रह लिटरेचर नहीं है, बल्कि उस देश का वो इतिहास, उसका वो कल्चर, उसकी वो संस्कृति, उसकी वो विरासत, उसका वो गौरव, वो सारा का सारा लिटरेचर का पार्ट होते हैं और ये किसी भी देश की जड़ है। इसीलिए एक लाइन आती है कि अगर आपको कभी एनस्लेव कर लिया जाए तो, और अगर आपकी पकड़ अपने लिटरेचर पर है तो आपके हाथ में उस जेल की चाबी है। बिल्कुल, जब आपको पता है आप कौन हो, आपकी लेगेसी क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, आपकी रगों में किसका खून बहता है, जब हमको पता है कि हम कौन हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आतताई कौन है, अत्याचारी कौन है, गुलामी के दिन ज़्यादा रहने वाले हैं नहीं। एक ना एक दिन हम आज़ाद हो ही जाएंगे अगर हमारी पकड़ हमारे लिटरेचर पर है तो ये लिटरेचर की वैल्यू है। तो यहीं से एक चीज़ और सामने निकल कर के आती है कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम फ्री में नहीं मिली है, फ्रीडम के लिए एक प्राइस चुकाई गई है। हमारे जो मार्टायर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है अपने जीवन का, उन्होंने कीमत चुकाई है और उस कीमत के वजह से ही हम लोग अपने घरों में सेफली बैठकर आज चैन की सांस ले रहे हैं। तो ये आज़ादी फ्री में नहीं मिली है। और थर्ड चीज़, टाइम की वैल्यू। देखिए, गुज़रा समय लौट करके कभी नहीं आता। फ्रेंड्स के पास जब समय था स्टडी करने का तो उसने बजाय स्टडी को प्रेफरेंस दिया XYZ अदर चीज़ों के। लेकिन जब आप एक मेंटेलिटी पाल लेते हो चीज़ों को कल पर टालने की, तो याद रखिए टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता ही नहीं है। तो जिस तरह एल्सेस और लॉरेन के लोग कल 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 करते 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 अपनी चीज़ें टालते रहे, तो एक मौका ऐसा भी आया जब उनके पास अपना कल था ही नहीं और जिस देश की वो बात करते थे वो देश भी उनका नहीं रहा था। तो इन वैल्यूज़ के साथ, इन वैल्यूज़ के रिवलेशन के साथ, थीम के साथ, लाइन टू लाइन वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं अपने चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेसन में, अगली क्लास में हम दूसरे किसी और टॉपिक पर, चैप्टर पर डीपली डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।